किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गईं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने मुझे भेजी है वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं और उन्होंने बताया कि एक बार गर्मी की दोपहरियों में वो अपने मेडिकल स्टोर पर थे। उनका नौकर दवाइयाँ निकाल निकाल करके फटाफट दे रहा था। उनके मेडिकल स्टोर पर उस दिन बड़ी भीड़ थी, बड़े सारे कस्टमर्स आए हुए थे, फटाफट बिलिंग कर रहे थे, कस्टमर्स तक दवाइयाँ पहुँचा रहे थे। इनका जो रेगुलर काम था ये चल रहा था। तभी ने उन कस्टमर्स की भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया जो इनके मेडिकल स्टोर के सामने जो सड़क थी उसके पार एक पेड़ था, उसके नीचे खड़ा हुआ था। वो एक बुजुर्ग महिला का चेहरा था जो ऐसा लग रहा था दूर से देखने पर कि जैसे वो इनसे कुछ कहना चाह रही है। इन्हें उन कस्टमर्स की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ अब वही चेहरा दिख रहा था। इन्हें लग रहा था कि वो इनसे कुछ अपनी कहानी कहना चाह रही है, कुछ बात करना चाह रही है, लेकिन कह नहीं पा रही है। अब इन भाई साहब को लगा कि फटाफट से जाकर के उन महिला से बात करनी है, उन अम्मा से बात करनी है। इन्होंने फटाफट नौकर की मदद करना शुरू किया, फटाफट से दवाइयाँ निकालते गए, बिल बनाते गए, कस्टमर्स को कम करते गए, उन तक दवाइयाँ पहुँचाते गए। भीड़ कम होने लगी धीरे धीरे धीरे। 2-4 कस्टमर बचे थे। इन्होंने अपने नौकर से कहा कि बेटा अब तुम देख लो, 5 मिनट में वापस आता हूँ। ये मेडिकल स्टोर से बाहर निकले, सड़क पार करके उस पेड़ तक पहुँचे जिसकी छाँव में वो अम्मा जी खड़ी थी। उन्हें जाकर के प्रणाम किया और कहा कि माता जी प्रणाम, क्या बात हो गई है? ऐसा लग रहा था मुझे वहाँ दुकान में जब था कि आप कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन आप कह नहीं पा रही हैं, आप दुकान तक भी नहीं आ रही थी, आपके पास पैसे नहीं है, मैं आप तक दवाई पहुंचा दूं, बताइए किस तरीके से मदद करूं। तो वो जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि बेटा पैसे की कमी नहीं है, पैसे हैं मेरे पास में, लेकिन मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, बड़े सारे लोग थे, मुझे लगा कि जब कोई नहीं रहेगा तब चली जाऊँगी। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी दवाई चाहिए आपको जो आप उनके सामने नहीं ले पा रही थी, आप आ जाती, आप बता देती, मैं आप तक दवाई पहुँचा देता, आप परेशान क्यों, इस तरफ क्यों खड़ी हैं? तो जो अम्मा थी उन्होंने बताया कि बेटा मैं क्या बताऊँ, कल शाम में मेरे बच्चों का कॉल आया। मेरे बच्चे ना बड़े शहर में रहते हैं और मुझसे मिलने के लिए हर बार गर्मी की छुट्टियों में आते हैं। मेरे बेटे ने मुझे कॉल करके बोला कि मम्मी इस बार मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं और मैं इन सबको लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि इनकी छुट्टियाँ बार बार नहीं आएंगी। तो वेकेशंस में हम पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं और आपसे मिलने के लिए इस बार गर्मी की छुट्टी में नहीं आ पाएंगे। वी आर सॉरी, मम्मा अगली बार पक्का आएंगे। और ऐसा बोल करके मेरे बच्चे ने कॉल कट कर दिया। और जब ये बोल रही थी वो माता जी तो उनकी आंख से आंसू टप 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 गिर रहे थे। ये भाई साहब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें। तभी वो माता जी अचानक से संभली और बोली कि बेटा मुझे याद आ गया, कौन सी दवाई चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि बताइए बताइए कौन सी दवाई चाहिए, मैं फटाफट से लेके आता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। तो अम्मा ने बोला कि बेटा क्या आपके मेडिकल स्टोर पर बच्चों को भूलने की दवाई है? मुझे मेरे बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। और ये बोल करके वो अम्मा जी वहाँ से चुपचाप चली गई। ये भाई साहब सुन्न हो गए। ये चुपचाप अपने मेडिकल स्टोर में आ गए और सोचने लगे कि ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि पेरेंट्स को बच्चों को भूलने की दवाई लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़े। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अपने माता पिता की कद्र कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं रहेंगे और आपको उनकी कमी महसूस होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि उस कमी को कैसे फिल करें, कैसे उस कमी को पूरा करें। क्योंकि माता पिता का प्यार ऐसा प्यार होता है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, माता पिता के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वक्त के साथ बड़ी कमाल बात है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो दोनों ही कट जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि अच्छे वक्त में ज्यादा खुश रह लें, क्या पता बुरा वक्त कब आ जाए। 94.3 बॉय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। एक बार एक राजा को एक बाबा जी मिले और बाबा जी ने राजा को एक ताबीज दिया। क्योंकि राजा बड़ा भक्ति में लीन टाइप का इंसान था, इसलिए राजा ने वो ताबीज अपने गले में पहन लिया। बाबा जी ने कहा कि इस ताबीज में तुम्हारे लिए एक कागज रखा है और उस कागज में कुछ लिखा है, लेकिन इस ताबीज को, उस कागज को तब खोलना है, तब पढ़ना है जब आप सबसे ज्यादा विपत्ति में हो, परेशानी में हो। राजा ने बोला कि जो आज्ञा महाराज, जो आपने कह दिया वही होगा। उसके बाद राजा अपने कामों में लग गए, भूल गए ये सबको। बहुत वक्त बीत गया। एक बार राजा जंगल में शिकार करते हुए पहुंचे और कब अपनी सेना से दूर चले गए शेर का पीछा करते करते, कब दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, उन्हें खुद मालूम नहीं चला। राजा बड़े परेशान अपने राज्य का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जंगल में वो खो गए। अब राजा साहब उस जंगल में एक गुफा में घुस गए और उन्हें लगा कि इसी में मेरे लिए सुरक्षित स्थान है, इससे सुरक्षित स्थान मेरे लिए कुछ है नहीं। राजा को थोड़ी सी अच्छा लगने लगा, राहत ली। तभी राजा को कानों में घोड़े की टक टक आवाज सुनाई देने लगी और राजा की सांसें बढ़ने लगी। राजा को लगा कि अब मुझे दुश्मन देश के सैनिक पकड़ लेंगे, वो मेरे पास आ रहे हैं और मेरा राजपाट, मेरी प्रजा, मेरे सब लोग सब मुझसे दूर हो जाएंगे, सब बिछड़ने वाला है, सब खत्म होने वाला है, हो सकता है मुझे मार दिया जाए।
राजा के दिमाग में इतने सारे विचार अचानक से आने लगे, जैसा कि हम सभी के साथ होता है, हम परेशानी में बहुत कुछ उल्टा उल्टा सोचने लगते हैं। तभी राजा को अचानक याद आया कि वो बाबा जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया था जो मैंने पहना हुआ है। राजा ने वो ताबीज़ बाहर निकाला और उस ताबीज़ में जो कागज़ था उसे खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, ये भी कट जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली, खुद पर विश्वास किया, ऊपर वाले का धन्यवाद किया, और तभी जो घोड़ों की आवाज़ जो पास आती सुनाई दे रही थी वो दूर जाती गई। और तब राजा को लगा कि वो सैनिक जो हैं दुश्मन देश के, वो वापस जा चुके हैं। राजा उस गुफा से बाहर निकले, जैसे तैसे उन्होंने रास्ता ढूंढा, वापस अपने राजपाट को जाकर के संभाला। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में अच्छा हो या बुरा, दोनों वक्त कटने वाले हैं, ज़्यादा टाइम रहने नहीं वाला है। इसीलिए जो अच्छा वक्त है उसमें खुश रहना शुरू कीजिए, अच्छा अच्छा फील कीजिए, ज़्यादा खुशियाँ बटोरिए। जो बुरा वक्त है उस वक्त अपने आप पर यकीन कीजिए, ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, वो वक्त भी कट जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सल्यूशन नहीं। और याद रखिए, जो कार्तिक आपसे हमेशा कहता है, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पर जाना होता है, वो तो उड़ान भरते हैं जिन्हें आसमान छूना होता है। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक इंसान बड़ी परेशानी में था। उसकी लव लाइफ खराब हो चुकी थी, फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे थे, जो बिजनेस कर रहा था वो डूब चुका था। कुल मिलाकर के उसकी जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती। वो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि उसने ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला लिया और वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ पहले से एक बाबा जी तपस्या कर रहे थे। बाबा जी ने सुनसान पहाड़ में एक इंसान को देखा तो पूछा कि भैया यहाँ तक कैसे पहुँचे। इंसान ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि बाबा जी बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। बाबा जी ने कहा कि इन परेशानियों का एक सल्यूशन है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बाबा जी ने उस इंसान को अपने साथ में लिया और दोनों लोग साथ साथ पहाड़ से उतरे। उसके बाद गुजर रहे थे, गुजरते रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान में एक ऊँटों का व्यापारी था जो कि ऊँटों के साथ में वहाँ रुका हुआ था। बाबा जी ने कहा कि आज शाम हम यहीं रुकेंगे, रात में यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से चलेंगे। जैसे रात हुई, सोने का वक्त हुआ, तो बाबा जी ने उस इंसान को अपने पास में बुलाया और बोले कि देखो ऐसी बात है, ये जो व्यापारी है ये परेशान है, बीमार है, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो। तुम आज रात में जब तक सारे ऊँट नहीं सो जाते तब तक जगे रहना, और जैसे ही ऊँट सो जाए उसके बाद तुम सो जाना। तो इतना सा काम तुम्हें आज करना होगा। उस इंसान ने कहा ठीक है। बाबा जी कह रहे हैं हो सकता है शायद इसमें कुछ बात छुपी हो। रात बीत गई। अगली सुबह बाबा जी उस इंसान के पास पहुंचे और पूछे कि भैया नींद सही से आई? उसने बोला अरे कहाँ नींद आई, यहाँ एक ऊँट सोता दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, एक ऊँट सोता फिर दूसरा जग जाता, पूरी रात इन्होंने मुझे परेशान किया, मुझे नींद ही नहीं आई। बाबा जी ने कहा यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, पांचवी आ जाती है, आती रहती है। परेशानियों का डटकर मुकाबला करना होगा। अगर तुम वो नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमेशा, हर पल, हर लम्हा परेशान रहोगे। हम सब के साथ में यही होता है। हम सब एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरी परेशानी आती है जो कि होती नहीं है, लेकिन हम उसे परेशानी मान लेते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप परेशानियों का मुकाबला करेंगे या परेशानियों से घबराते रहेंगे। एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और परेशानियों का पहाड़ आपकी जिंदगी में बन जाएगा। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है डोंट कम अंडर प्रेशर। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस दुनिया में हम हर किसी इंसान को जज करते हैं। हम हर किसी इंसान के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं और वो सोच हमारी कभी बदलती नहीं है। हम सोचते हैं कि बंदा ऐसा था, ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। तो मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, एक अजय नाम का लड़का था। उसके बड़े भाई ने उसे बर्थडे पर एक शानदार कार गिफ्ट की। चमचमाती कार लेने के बाद उसने सोचा कि शाम होगी, लॉन्ग ड्राइव पे निकलूंगा, मजा आ जाएगा। शाम का वक्त हुआ। अजय अपनी ब्रांड न्यू कार गिफ्ट में जो मिली थी उसे लेकर के सड़क पर निकला। ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था, रेड लाइट हो रखी थी। तभी उसने देखा कि एक 13-14 साल का गरीब लड़का उसकी कार को और उसे घूर रहा है, देख रहा है दूर से। रेड लाइट थी। इस बीच में उस गरीब लड़के ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो कार के पास आ गया। उसने अजय से कहा कि भैया ये कार आपकी है? अजय ने कहा, क्योंकि बहुत शानदार मूड में था। बोले मेरा आज बर्थडे है, मेरे भैया ने मुझे कार गिफ्ट की है, बहुत अच्छे भैया है मेरे। अजय के दिमाग में चलने लगा कि अब ये लड़का बोलेगा कि काश मेरे भी ऐसे भैया होते, बड़े भाई होते जो मुझे कार गिफ्ट करते। उस लड़के ने कहा कि भैया मालूम है क्या, मैं भी ऐसा बड़ा भाई बनना चाहता हूं जो अपने छोटे भाई को शानदार गिफ्ट दे सके, और ऐसी कार गिफ्ट कर दूंगा तो क्या ही बात हो जाएगी। अजय इंप्रेस हो गया। अजय ने कहा चलो आओ, अकेला जा रहा हूं, तुम्हें भी घुमा देता हूं, थोड़ा शहर में घूमते हैं। उस छोटे बच्चे को उसने अपनी कार में बैठा लिया। थोड़ी देर वो घूमे, म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लड़के ने कहा कि भैया आप एक काम करेंगे, एक बार मेरी कॉलोनी में ले लो ना।
अब अजय के दिमाग में चलने लगा कि ओहो, मतलब अब ये यही आदत होती है इन गरीब लोगों की, इनको कार में बैठा लो, अब ये अपनी कॉलोनी में ले जाएगा, फिर बताएगा कि देखो बड़े साहब मुझे छोड़ने के लिए आए हैं, मतलब जलवा देखो मेरा। उसने कहा चलो ठीक है, बर्थडे था, शानदार मूड में था, बोले बताओ किधर चलना है। उसकी कॉलोनी की तरफ मुड़े, उसकी गली में हम ये लोग जाने लगे। और जैसे ही थोड़ा जा रहे थे, इसने कहा वो जो सामने खंबा दिख रहा है बिजली का, वहाँ पर आप रोक देना, मैं बस 2 मिनट में आया। इसने कार रोकी, वो लड़का उतरा, सीढ़ियाँ थी पास में, ऊपर चढ़ा, और जब वो वापस उतर करके आ रहा था तो थोड़ा सा वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। इसने गौर से देखा तो उस लड़के ने गोदी में एक और बच्चे को उठाया हुआ था जिसके दोनों पैर नहीं थे। जब वो बच्चा नीचे उतरा, 13-14 साल का करीब लड़का, तो उसने बताया कि भैया ये मेरा छोटा भाई है। और उसने छोटे भाई से कहा कि ये देख, ये भैया मुझे मिले, इनके बड़े भाई ने इन्हें कार गिफ्ट में की है, जब मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, तब तेरे लिए ऐसी कार लेकर के आऊंगा, फिर हम मार्केट में चलेंगे, बताता हूँ ना तुझे किस तरीके की ड्रेसेस मिलती हैं वहाँ पर, शानदार ड्रेस खरीदूंगा तेरे लिए। ये सुनने के बाद में अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत कुछ जज किया था, उसने बहुत सारा सोचा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा चलो आओ तुम दोनों भाइयों को एक बार फिर से चक्कर कटा के लाता हूं। इस दुनिया में हम आधे से ज्यादा वक्त दिन भर में बस इसी काम में लगा देते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, जज करते रहते हैं। मदर टेरेसा ने कहा है कि दुनिया में जज करना बंद कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए, तभी आप कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी मालूम नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी अमेरिका के एक कपल की। पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, रोजाना अनबन होती थी, झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक की नौबत आ गई। जब तलाक हुआ तो पति को पत्नी को एक सर्टेन अमाउंट देना था। वो पैसा इतना ज्यादा था कि इसने सारा पैसा दे दिया और अपने पास में देखा, जेबें टटोली तो इसके पास में मात्र और मात्र $70 बचे। $70 में होगा क्या, ये समझ नहीं पा रहा था। इसने अपनी जिंदगी को देखा पलट करके तो समझ में आया कि पर्सनल लाइफ तबाह हो गई है, रिश्तों के नाम पर कुछ नहीं बचा, पत्नी चली गई और पैसे के नाम पर इसके पास में सिर्फ और सिर्फ $70 थे। इसको एक ही ख्याल आया कि दुनिया छोड़ करके चला जाता हूं, मर जाता हूं, जान दे देता हूं। ये ख्याल इसे आया ही था कि दूसरा ख्याल आया कि मेरे पास में $70 बचे हैं, थोड़ी मौज मस्ती करता हूं, फिर मर जाऊंगा। इन $70 को तो खत्म कर दूं, जब सब कुछ खत्म हो ही गया तो इनको भी रख के क्या करूंगा। इसी ख्याल के साथ में कसीनो के लिए निकल गया। जुआ खेलूंगा, पैसा उड़ाऊंगा, मर जाऊंगा। वहां पहुंचा तो लाइन लंबी थी, अपनी बारी का इंतजार करने लगा और पास में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, उसे पढ़ने लगा। उस अखबार में से एक बड़ी खबर दिखी जिसमें लिखा था कि सरकार ने एक बड़ी खदान को, गोल्ड माइन, जिसमें सरकार ने सोच करके खुदाई करना शुरू किया था कि सोना निकलेगा, उस माइन को नीलाम करने का ऐलान किया है। और वो जो नीलामी की तारीख थी वो उसी दिन थी। थोड़ी देर बाद उसका समय हो रहा था। पास ही में जगह थी, सुनसान जगह पर वो खदान थी। इसने जब वो पढ़ा तो इसे लगा कि जुए में पैसा लगाने से अच्छा है एक बार यहां जाता हूं, नीलामी में शामिल होता हूं, कुछ तो अलग करूं। दिमाग वैसे भी इसको कुछ ठीक तो लग नहीं रहा था। इसको लगा चलो ये छोड़ो, ये करते हैं। इसके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो वो ड्रॉप करके निकल गया वहां जहां नीलामी होनी थी, उस बड़ी सी खदान की। वो इतना बड़ा गड्ढा जिसमें से कुछ नहीं निकला। सरकार ने आशा त्याग दी, उस जगह पर ये पहुंचा। वहां जाकर के सोचने लगा कि नीलामी में मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, और इस जगह का अगर ये मुझे मिल जाती, इसमें से कुछ निकल गया तो ठीक है, वरना इसी में कूद करके जान दे दूंगा। बड़ा सा, बहुत बड़ा सा गड्ढा था, इतनी बड़ी खदान वहां पर खोदी गई थी, लेकिन निकला कुछ नहीं था। ये वेट करने लगा कुछ और लोग आ जाए, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि वहां पर कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ ये इकलौता आदमी वहां पर उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा और वो खदान इसके नाम कर दी गई। $70 में इतनी बड़ी खदान इसको मिल गई। अब ये सोच रहा था क्या करें, कहां से कूद कर इसमें जान दें। तभी इसके पास में मजदूर आए। उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, क्या करें आज, हमें आज का तो पैसा मिला हुआ है, आज शाम तक की खुदाई का हमें पैसा मिला हुआ है। आप कहें तो हम, क्योंकि अब आप इसके मालिक बन गए हैं तो आपसे पूछ रहे हैं, आप कहें तो खुदाई कर लें, थोड़ा बहुत खोद दें या फिर जाएं वापस। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जब आपको पैसा मिला ही हुआ है 5 बजे तक का, शाम तक का, तो आप खुदाई कर दीजिए, अभी तो 2 ही बजी है, ये 3 घंटे हैं आपके पास में, खुदाई चालू करिए। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। लगभग उन्होंने 3 फीट खोदा और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि सोना निकल गया। ये व्यक्ति उस गोल्ड माइन का मालिक था।
आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मिलियनेयर बना। जब एक बार इससे किसी ने पूछा बाद में कि जिंदगी और मौत के बीच में अंतर क्या है, तो इसने कहा कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है। छोटी सी कहानी है, मजेदार सी कहानी, लेकिन हम सबको सिखाती है कि जिंदगी में थोड़ा सा टाइम दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जब सब लोग आशा त्याग देते हैं, अगर आप आशा रखें, अगर आप उम्मीद रखें, तो जिंदगी में कमाल होता है। उस सोने की खदान के पास में कोई नहीं पहुंचा। लोगों ने सोचा कि गड्ढा है, इतने बड़े गड्ढे को लेकर के क्या करेंगे। उस नीलामी में अकेला आदमी पहुंचा और इसने खुद भी जिंदगी की आशा तो त्यागी हुई थी। इसे लग रहा था कि चलो एक बार ये कोशिश और कर लेते हैं, इसमें और पैसा लगा देते हैं। एक छोटी सी किरण थी इसके पास में उम्मीद की, और ये तो ये भी सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा इसमें। लेकिन ऊपर वाले के पास में इसके लिए कुछ अलग प्लान था, और उन्होंने इसकी जिंदगी में कमाल कर दिया। थोड़ा सा वक्त देंगे, चीजें अपने आप ठीक होंगी। थोड़ा सा सब्र रखेंगे, आपका भी टाइम आएगा। जिंदगी में धैर्य के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जिंदगी को शांति से जीने के 2 तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, और दूसरा, माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि ऑफिस में जॉब किया करता था। ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से बड़ा परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है। वो ये वही जो गुस्सा था ऑफिस का, घर आकर के बच्चों पर निकालता था, बीवी पर निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कभी दोस्तों को कॉल आते थे, कॉल कट कर देता था। रिश्तेदारों के आते थे, गुस्सा करने लगता था। एक दिन ये बंदा अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, इसका बच्चा इसके पास में और आकर के बोला कि पापा मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो इसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट करके भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको लगा कि यार जाकर के एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये उस बच्चे कमरे में पहुंचा तो जाकर के देखता है कि बच्चा सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की जो कॉपी अपने सिर पर ऐसे रखी हुई थी, होमवर्क करते करते ही सो गया था। तो इसने कॉपी उठाई और उसको लगा कि उस कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही ये कॉपी नीचे रखने वाला था, इसने पढ़ा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं, बच्चा काम क्या कर रहा था ऐसा जिसमें मदद चाहिए थी। तो जो होमवर्क था उसका टाइटल था, वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे 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 अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक ऐसे लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था। तो इस बंदे ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्जाम्स का जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशंस आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जो हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान को भी बच्चे ने थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस बंदे को झकझोर दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। ये नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी ये मिस कर रहा है। उस बच्चे के ऐसे को कॉपी करते हुए बंदा बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास में तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूं तो मेरे पास घर तो है। उसके बाद इसने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास में तो परिवार नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस बंदे ने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में ऑफिस है, वर्क प्रेशर है। क्या हुआ थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास में तो जॉब होती ही नहीं है। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए कि आपने मुझे जिंदगी दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपने अपनी शक्तियों को समेटना है। और एक बार फिर से बोलूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है।
मैं हूं आरजे कार्तिक। ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की, साहस की और ऊपर वाले पर भरोसे की। कारगिल में जब 1999 में सर्दी के दिनों में भारतीय सेना चौकियां खाली करके नीचे चली आई तो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन पर कब्जा कर लिया। हमारी 140 चौकियों को खाली करवाने की जिम्मेदारी सेना को दी गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुश्मन जो थे वो पहाड़ी पर बैठे थे और पहाड़ी पर बैठा एक सैनिक 10 सैनिकों के बराबर होता है। हम वीक पोजीशन में थे। ऐसे में जिम्मा इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सफेद सागर। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 9 को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाल्टिक सेक्टर में जाना था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन से अपनी चौकियां खाली करवानी थी और उन पर फिर से तिरंगा लहराना था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 27 मई 1999 की वो तारीख थी जब अजय आहूजा MiG-21 में उन्होंने उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बगल में ही थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता, जो कि 26 साल के थे और MiG-27 उड़ा रहे थे। हमारी जो सेना थी, वायुसेना, वो अपना काम बखूबी कर रही थी। 11:15 का वक्त हो चुका था। बम बरसा रही थी दुश्मनों पर। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। सरकार ने कहा था कि LOC क्रॉस नहीं करना है। LOC के अंदर रहकर के कार्रवाई कर रहे थे। तभी तकनीक ने धोखा दिया और 26 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता के प्लेन ने अचानक से स्पीड कम कर दी। उनका प्लेन तेजी से स्पीड गिरा रहा था और उनका प्लेन 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आकर के रुक गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पास में कोई मौका नहीं था। के नचिकेता ने अपने स्क्वाड्रन लीडर को यह इंफॉर्मेशन दी कि उनका प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है और उन्होंने कहा कि मेरे पास इजेक्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के पास अब 2 ऑप्शन थे। या तो वो खुद एयरबेस वापस आ जाते सुरक्षित, या फिर वो के नचिकेता के प्लेन के पीछे जाते और उनकी लोकेशन के बारे में मालूम करते, ताकि जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो उनकी लोकेशन मालूम चल पाती। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने दूसरा रास्ता चुना। अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता की लोकेशन लेने के चक्कर में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जमीन से काफी करीब उड़ रहे थे और वो दुश्मन की रेंज में आ गए। दुश्मन की मिसाइल आकर के उनके प्लेन से टकराई और उनके पास भी प्लेन से इजेक्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने जब लैंड किया तो वो हिंदुस्तानी सीमा में ही उन्होंने लैंड किया, लेकिन क्योंकि हमारी सीमा में पाकिस्तानी सैनिक थे तो पाकिस्तानी सैनिकों ने स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को घेर लिया और गोली मार दी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए। इधर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जो कि पाकिस्तान की सीमा में लैंड कर चुके थे, दुश्मन की सीमा में उन्होंने देखा तो दूर दूर तक बर्फ की चादर थी और उन्हें तब समझ में आया कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सफेद सागर क्यों रखा गया था। पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी सेना को यह मालूम चल चुका था कि उनकी सीमा में एक इंडियन पायलट ने लैंड किया है। पाकिस्तानी सैनिक नचिकेता को ढूंढते हुए चले आए और नचिकेता को देख करके दूर से गोलीबारी करना शुरू किया। नचिकेता ने भी अपने डिफेंस में गोलियां चलाना शुरू किया, लेकिन जब वो पिस्टल की मैगजीन बदल रहे थे तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने नचिकेता को पकड़ लिया, अपने ठिकाने पर ले गए, उनसे मारपीट करना शुरू किया, पूछताछ के नाम पर टॉर्चर करना शुरू किया। लेकिन तभी वो कहते हैं ना, जब आप ऊपर वाले को याद करते हैं तो उनका भेजा बंदा जरूर आता है। इस कहानी में आए पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस उस वक्त जो थे कैसर तुफैल। कैसर तुफैल ने नचिकेता को पाकिस्तान के जवानों से छुड़वाया, एक अलग कमरे में लेकर के गए, उनसे बातचीत की, उनके लिए, क्योंकि वेजिटेरियन थे, उनके लिए वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया और उनसे बातचीत में अपने परिवार की स्थिति बताई, उनके परिवार के बारे में जाना। एक इंटरव्यू में नचिकेता ने बताया कि कैसर तुफैल उनके लिए एक दोस्त की तरह आए। उन्होंने उनसे दोस्ताना व्यवहार किया, परिवार की बातें की। कैसर तुफैल के साथ नचिकेता सुरक्षित थे। इधर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा था। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था कि जेनेवा कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। 7 दिनों के बाद 4 जून 1999 की तारीख थी जब के नचिकेता फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाघा बॉर्डर से फिर हिंदुस्तान चले आए। उन्हें भारत की सरकार ने बहादुरी के लिए पुरस्कारों से नवाजा। ये छोटी सी कहानी बताती है कि जिंदगी में जब आप हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं तो ऊपर वाले का भेजा कोई ना कोई बंदा आपका साथ देने के लिए जरूर आता है। जिंदगी में कभी ना घबराएं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि चाहने से क्या नहीं मिलता, आकाश 2/3 काश है और आसमां में आधा आस है। 94.3 माय एफएम में हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक चिड़िया खेत में अपना घोंसला बना करके रहती थी, उसके बच्चे भी वहीं रहते थे। चिड़िया सुबह जाती, दाना चुग के वापस शाम में आती। एक शाम को वो वापस आई तो उसके बच्चे उदास थे। चिड़िया ने पूछा कि बच्चों क्या हुआ? तो एक बच्चे ने बताया कि माँ, आज किसान आया था और वो ये कह रहा था कि कल वो अपने बेटों को भेजेगा फसल काटने के लिए, तो अब हम कहाँ रहेंगे, हमारा घोंसला उजड़ जाएगा।
तो चिड़िया ने कहा कि बच्चों उदास मत रहो, सब ठीक हुआ, तुम टेंशन ना लो, कल कोई नहीं आने वाला। बच्चों ने सोचा कि माँ कह रही है सही कह रही होगी। अगली सुबह वाकई में कोई नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। एक शाम को फिर से चिड़िया आई तो बच्चों ने कहा कि माँ, आज फिर से किसान आया था और कह रहा था कि कल मजदूरों को भेजेगा फसल काटने के लिए। माँ, अब तो हमें यहाँ से जाना होगा। चिड़िया ने कहा, बच्चों जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आने वाला, तुम निश्चिंत रहो। अगली सुबह फिर से दिन उगा और कोई नहीं आया। वही बात जो माँ ने कही थी सच हुई। कुछ दिन बीत गए, फिर से चिड़िया पहुंची। बच्चे उदास थे। बच्चों ने बताया कि माँ, आज किसान आया था और आज कह रहा था कि कल वो खुद आएगा फसल काटने के लिए। तो चिड़िया ने कहा कि बस अब यहां से उड़ने का वक्त आ गया। चिड़िया उन बच्चों को लेकर के गई। उसने पहले से घोंसला बना लिया था दूसरी जगह पर, वहां जाकर के बच्चे रहने लगे। अगली सुबह वाकई में किसान आया और उन बच्चों ने देखा कि फसल काट दी गई है। तो उन्होंने अपनी माँ से शाम में पूछा कि माँ, आपने बताया बिल्कुल सच रहा, जब आपने कहा नहीं आया, जब आपने कहा आ गया, ऐसा कैसे आपको मालूम चला कि किसान आने वाला है? तो चिड़िया ने कहा कि मुझे बात सिर्फ इस बात से मालूम चली कि किसान ने कहा कि वो खुद आएगा। इस दुनिया में जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आप खुद के भरोसे रहेंगे, उस दिन आप अपनी दुनिया बदल देंगे। कार्तिक आपसे बार बार यही कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।